हेडिंग बनाइएगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आप चैप्टर पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन पर, एंड हियर कम्स द फर्स्ट टॉपिक, एक्चुअल वो टॉपिक जो आगे रिलेट होने वाला है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मेरे बच्चों, अच्छा वेट कर लें, जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, अभी टाइम निश्ता बड़ा, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा आगे चलते हैं। अब आ गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बेटा सेम चैप्टर चल रहा है भाई, सेम चैप्टर चल रहा है, चल रहा। अब हम क्लासिफिकेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब यहां पर हम बेटा क्या कहते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म आज तक डिस्कवर हुए हैं बेटा, जितने भी ऑर्गेनिज्म आज तक डिस्कवर हुए हैं, हम बायोलॉजिकली उन्हें क्लासिफाई कर देते हैं इनटू हाउ मेनी किंगडम्स, हाउ मेनी किंगडम्स, हाउ मेनी किंगडम्स, बोलो भाई। 5। सर यू टॉवर और क्या बोल रहे हो बेटा? 5 किंगडम्स में। अच्छा मैं ये भी बता दूं कि ये जो क्लासिफिकेशन आप पढ़ रहे हैं ये अब फॉलो नहीं होती। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड मोर देन 5 ग्रुप्स, लेकिन आपके सिलेबस में यही है और आपने यही पढ़, ठीक है जी। तो मेजरली ऑर्गेनिज्म जितने भी आज तक डिस्कवर हुए हैं, दे ऑल आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स। 5 किंगडम्स विचार, जिन बच्चों ने चैप्टर सेल मुझसे पढ़ा हुआ है वो रिलेट भी कर सकेंगे। दोस 5 किंगडम्स आर, नंबर 1 किंगडम प्रो, लिखते जाओ बेटा, किंगडम प्रोकैरियोटी। नंबर 2 किंगडम प्रोटॉक्टेस्टा, प्रोटॉक्टेस्टा। नंबर 3 किंगडम फंजाई। नंबर 4 किंगडम प्लांटाई और प्लांटी। एंड लास्ट इज बेटा किंगडम एनिमेलिया। लास्ट इज किंगडम एनिमेलिया। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स आज तक डिस्कवर हुए हैं, मेजरली वी डिवाइड देम इनटू 5 किंगडम्स, और तमाम ऑर्गेनिजम्स इन 5 किंगडम्स में फिट इन हो जाते हैं, सिवाय एक ग्रुप के। So let's start the discussion of kingdom prokaryote with kingdom protoctista. अच्छा देखो, what is the idea you need to have in your mind about this? किस आइडिया से करने वाले हो बेटा? हमने कहा कि we have divided all the organisms in 5 kingdoms. Now we are looking that कौन से organism kingdom prokaryote में आएंगे, कौन से organism kingdom protoctista में आएंगे. So the first feature of organism we need to see is यूनिसेलुलर। देखो पहले था ए सेलुलर, अब है यूनिसेलुलर। द फर्स्ट फीचर विच वी लुक फॉर इज यूनिसेलुलर। क्या मतलब? वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी पूरी बॉडी एक सेल पे कंसिस्ट कर रही है। बोथ दीज किंगडम्स इंक्लूड विच ऑर्गेनिजम्स? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दोनों के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे बच्चों? यूनिसेलुलर, जिनकी बॉडी एक सेल पर कंसिस्ट कर रही है। अब सवाल फौरन पैदा हो जाएगा कि सर जब इसमें भी यूनिसेलुलर है, इसमें भी यूनिसेलुलर है, तो डिफरेंस क्या है? बेटा डिफरेंस ये है कि इनकी बॉडी एक सेल पर कंसिस्ट तो करेगी, लेकिन वो सेल कैसा होगा? प्रोकैरियोटिक सेल होगा। कैसा सेल होगा? प्रोकैरियोटिक सेल। और बच्चे मुझसे पढ़ चुके हो तुम लोग सेल में कि प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट सेल, यानी सेल तो होगा लेकिन सेल के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर मिसिंग होंगे। क्या मतलब? याद कीजिए चैप्टर सेल में मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था। क्या कॉन्सेप्ट दिया था? कि एक आदमी ने घर बनाया, उस घर में बेडरूम बनाया, ठीक है, लेकिन वॉशरूम नहीं बनाया, किचन बना लिया। या एक आदमी ने घर बनाया, घर में किचन बनाया, ड्राइंग रूम बना लिया, बेडरूम नहीं बनाया है। तो आप क्या कहते हैं कि घर तो है लेकिन कंप्लीट नहीं है। तो इसी तरह प्रोकैरियोटी तो आप डिटेल में पढ़ चुके हैं चैप्टर सेल में, दोबारा आ गया तो पढ़ लेते हैं कि दिस किंगडम इंक्लूड्स कौन से सेल वाले ऑर्गेनिज्म?
यूनिसेलर। देखो ऐसे याद करो, वायरस में सेल ही नहीं था, अब थोड़ी तरक्की हो गई, यहां पर सेल आ गया और एक सेल आया, लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं है। और जब हम कहते हैं इनकम्प्लीट है, तो क्या इनकम्प्लीट है? नो ट्रू न्यूक्लियस। नो ट्रू न्यूक्लियस, जैसा न्यूक्लियस होना चाहिए वैसा नहीं होता। नो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स। मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स लाइक, नो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। आप सेल पढ़ चुके हैं। आई एम एंटिसिपेटिंग कि आपको पहले से आप याद है। क्या कहा मैंने मेरे बच्चे कि दिस किंगडम इंक्लूड्स, कौन से ऑर्गेनिज्म डालोगे प्रोकैरियोटी में? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक सेल से बनी है, लेकिन वो सेल कंप्लीट नहीं है। भाई साहब क्या कंप्लीट नहीं है? उसमें न्यूक्लियस कंप्लीट नहीं है, उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। एग्जाम्पल, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, जी हाँ, आप बैक्टीरिया का डिटेल बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। बैक्टीरिया एक ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है, बैक्टीरिया इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। और आपको डिटेल में बैक्टीरिया चैप्टर सेल में पढ़ाया जा चुका हुआ है कि बैक्टीरिया का बॉडी कैसी होती है। और यहां पर यह भी पता चला कि वायरस एक अलग ग्रुप है और बैक्टीरिया एक अलग ग्रुप है। मैं हमेशा, कल भी मैंने जिक्र किया था कि याद रखें, बैक्टीरिया वायरस से बहुत बड़ा होता है साइज में, कॉम्प्लेक्सिटी में, क्योंकि बैक्टीरिया तो सेल से बना हुआ है, वायरस में सेल ही नहीं है। सबसे छोटा बैक्टीरिया भी, सबसे छोटा बैक्टीरिया भी सबसे बड़े वायरस से 1000 टाइम्स बड़ा होता है। सबसे छोटा बैक्टीरिया सबसे बड़े वायरस से 1000 टाइम्स बड़ा होता है। बेटा अपनी स्क्रीन रिफ्रेश करें, मोइज स्क्रीन नजर आ रही है? तो अगेन, यहां कौन से ऑर्गेनिज्म है बेटा? यूनिसेलर, जिनका सेल है लेकिन कंप्लीट नहीं है। और कंप्लीट नहीं होने की डिटेल क्या है? न्यूक्लियस एब्सेंट है और मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स भी एब्सेंट है। एग्जांपल क्या आ गई? बैक्टीरिया की। जैसे ही हम आते हैं प्रोटोक्टिस्टा में, हमने कहा इस और इस किंगडम में भी जो ऑर्गेनिजम्स है, दे आर यूनिसेलर, दे आर मेड अप ऑफ वन सेल, बट दो सेल्स आर, क्या टर्म होता है ये प्रोकैरियोटिक के साथ? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है बच्चों? कंप्लीट सेल। कंप्लीट सेल का मतलब क्या है? एक आदमी ने घर बनाया, उसमें किचन भी बनाया, वॉशरूम भी बनाया, बेडरूम भी बनाया, ड्राइंग रूम भी बनाया, तो हम कहते हैं ये घर कंप्लीट है। हाँ, घर में स्विमिंग पूल नहीं बनाया, घर में गार्डन नहीं बनाया, तो ये लग्जरी है। लेकिन जो कुछ इसेंशियल स्ट्रक्चर्स होते हैं किसी सेल को, घर को कंप्लीट करने के लिए, वो सारे यहां पर मौजूद हैं। तो यही कंसेप्ट था कि किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के अंदर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलर तो है, बट उनका सेल कंप्लीट है। यहां पर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलर है लेकिन इनका सेल कंप्लीट नहीं है। इज दैट क्लियर बच्चों? अब ये जो प्रोटोक्टिस्टा का ग्रुप है ना, ये बहुत डाइवर्सिफाइड ग्रुप है। इसमें 3 तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं। दिस इंक्लूड्स फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म। जी हाँ, क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं जो, अच्छा, अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है कि वायरस और बैक्टीरिया की तो बहुत बात होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेट सिनेरियो ये है कि प्रोटोक्टिस्ट का वर्ड आप ओ लेवल में आके सुनते हैं। आपने वायरस बैक्टीरिया तो पहले भी सुना हुआ है कि वायरस है बैक्टीरिया है, वायरस है बैक्टीरिया है, बट प्रोटोक्टिस्ट का डिस्कशन आपके लिए बड़ा नया होता है। जिस तरह वायरस एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जिस तरह बैक्टीरिया इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन द सेम वे प्रोटोक्टिस्ट इज अ वेरी डाइवर्सिफाइड किंगडम व्हिच इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म्स व्हिच आर फंजाई लाइक, प्लांट लाइक, एनिमल लाइक। एनिमल नहीं है, एनिमल लाइक है। क्या मतलब? कि देखो, एनिमल, प्लांट और फंजाई होने के लिए पहली कंडीशन है मल्टी सेलुलर होना। एनिमल, प्लांट और फंजाई कहलाने के लिए पहली कंडीशन क्या होती है? मल्टी सेलर होना। लेकिन ये कैसे है? यूनिसेलर। तो ये एनिमल लाइक नहीं है, एनिमल नहीं है, एनिमल लाइक है, प्लांट लाइक है, फंजाई लाइक। क्या मतलब? कि वो प्रोटोक्टिस्ट जिनके फीचर्स फंजाई से मैच कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यीस्ट। यीस्ट का नाम सुना है बच्चों? यीस्ट क्या होता है? यीस्ट इज अ प्रोटोक्टिस्ट। यीस्ट इज द, यीस्ट का नाम सबने सुना हुआ है ना? यस और नो? यीस्ट का नाम सबने सुना है, सबने यूज भी किया हुआ है यीस्ट को। ठीक है, तो यीस्ट क्या होता है? इट्स अ फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्ट। नो, व्हाई नो बेटा? यीस्ट आपने सुना बेकिंग पाउडर में यूज होता है, बेकिंग पाउडर में यूज होता है। आप जो है डो को राइस करने के लिए उसमें पाउडर डालते हैं और छोड़ देते हैं। आप जितने भी बेकरी आइटम्स खाते हैं, ब्रेड हो, पिज्जा हो, बिस्किट हो, सब में यीस्ट का इस्तेमाल होता है। तो यीस्ट इज व्हाट? यीस्ट इज फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्ट। फिर इसी तरह प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्ट की एग्जांपल दें तो आप सब ने देखी हुई है एल्गी।
एल्गी देखिए, वाटर की सरफेस पर जो डार्क ग्रीन कलर की ग्रोथ होती है, वाटर जब स्टेगनेंट वाटर हो कहीं पर तो आपने देखा उसके ऊपर डार्क ग्रीन कलर की ग्रोथ होती है, एंड दैट डार्क ग्रीन ग्रोथ इज कॉल्ड एल्गी। समझ आई बात? तो अब देखो, व्हाई आर वी कॉलिंग इट प्लांट लाइक? एल्गी को हम प्लांट लाइक क्यों कह रहे हैं, तुम खुद बता सकते हो। प्लांट की तरह वो भी ग्रीन है, प्लांट की तरह वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकती है, यस और नो? यस, लाइक अबंडेंट स्विमिंग पूल, जहां पर भी पानी कहीं पर खड़ा हो जाता है, स्टेगनेंट हो जाता है, चाहे पूल्स हो चाहे पॉन्ड्स हो, वहां पर सरफेस पर एल्गी ग्रो कर जाती है। व्हाई आर वी कॉलिंग इट प्लांट लाइक? क्या उसको प्लांट कह दोगे? नहीं, वो प्लांट लाइक है। प्लांट लाइक क्यों है? बिकॉज सिमिलैरिटी टू प्लांट क्या आ रही है उसके अंदर, कि लाइक प्लांट्स दे कैन, दे आर आल्सो ग्रीन, लाइक प्लांट्स दे कैन आल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, एंड दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग देम प्लांट लाइक। इसी तरह एनिमल लाइक, मेरे बच्चे, एनिमल लाइक मशहूर जमाने एग्जाम तो हमारे सिलेबस में आगे जाके डिटेल में भी आएगा, एंड दैट इज प्लाज्मोडियम। डू यू नो प्लाज्मोडियम? प्लाज्मोडियम पता है क्या होता है बेटा? इट इज द ऑर्गेनिज्म विच कॉज मलेरिया। इट इज द ऑर्गेनिज्म विच कॉज मलेरिया। मलेरिया जिस ऑर्गेनिज्म से होता है वो प्लाज्मोडियम है। मैंने फिर कहा ना, अनफॉर्चुनेटली सिनेरियो क्या है, आपको वायरस का तो बड़ा पता होता है, आपको बैक्टीरिया को तो बहुत पता होता है, लेकिन आपको प्लाज्मोडियम का प्रोटोक्टिस होना नहीं पता होता। और बहुत सारे गधे ऐसे होते हैं जो प्लाज्मोडियम को भी बैक्टीरिया समझ रहे होते हैं। भाई बैक्टीरिया अलग ग्रुप है, वायरस अलग ग्रुप है, और प्रोटोक्टिस बिल्कुल ही अलग ग्रुप है। और जिस तरह वायरस के मुकाबले में बैक्टीरिया इज अ हाईली डेवलप्ड ग्रुप, इन द सेम वे बैक्टीरिया के कंपैरिजन में प्रोटोक्टिस इज अ मोर डेवलप्ड ग्रुप, एज दे आर मेड अप ऑफ कंप्लीट सेल। यस और नो? सो प्लाज्मोडियम ही वो ऑर्गेनिज्म है जिससे आपको मलेरिया होता है। और एक और बात समझ लो, देखो डेंगी, मलेरिया और क्या नाम है इसका, टाइफॉइड, तीनों कॉमन डिजीज यहाँ पे सुनी होंगी, डेंगी, टाइफॉइड, मलेरिया, और तीनों की जो मेडिकल सिम्टम्स है वो भी बहुत ज्यादा मैच करते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखो, डेंगी इज कॉज्ड बाय वायरस, डेंगी इज कॉज्ड बाय वायरस, टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, एंड मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। तो तीनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। जब डेंगी वायरस से हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट प्लान मुख्तलिफ है, जब टाइफॉइड बैक्टीरिया से हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट प्लान डिफरेंट है, और जब मलेरिया प्लाज्मोडियम, अब मलेरिया हो गया, एंटीबायोटिक खाए जा रहे हो, एंटीबायोटिक से मलेरिया ठीक होगा क्या? बोलो भाई, एंटीबायोटिक से मलेरिया ठीक होगा? क्यों नहीं होगा भाई ठीक? क्योंकि एंटीबायोटिक तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, एंड मलेरिया इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, और दैट्स द कॉमन प्रैक्टिस। अभी भी मैंने फिजिकल ग्रुप में जब ये वाला केस पढ़ाया ना, तो बच्चे ने मुझे कहा कि सर नहीं, वो मलेरिया आप कह रहे हैं ठीक हो जाता है, तो मेरे तो फला कजन का बड़ा खराब हो गया था। वो क्यों खराब हो जाता है पता है? आपको बुखार आया, आपने एक दिन तक तो घर में बैठे रहे, आपने बोला चलो ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन जब दोबारा बुखार आ गया तो आप क्लिनिक वाले जो मोहल्ले में आपके डॉक्टर है वहां चले गए। उस डॉक्टर के बच्चे ने भी कोई टेस्ट नहीं लिखा, क्योंकि उसको पता है पेशेंट गरीब है, पेशेंट कंजूस है, वो टेस्ट नहीं कराएगा, वो डायरेक्टली आपको कहता है अच्छा बुखार है, एंटीबायोटिक लिख देता है विदाउट नोइंग दी कॉज कि बुखार क्यों है। तो वो एंटीबायोटिक लिख देता है कि शायद बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरियल बुखार आ रहा होगा। लेकिन मसला ये है कि अब आप 3 दिन तक एंटीबायोटिक लेते रहे, आपका बुखार बार बार आ रहा है। मीनवाइल जब आपने ये 4 से 5 दिन का डिले किया, मीनवाइल प्लाज्मोडियम ने आपका बेड़ा गर्क कर दिया। मीनवाइल क्या किया? प्लाज्मोडियम ने आपका बेड़ा गर्क कर दिया। वो कहते हैं प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो प्रोग्राम उसने बढ़ दिया आपका। अगर आप क्या करते, आपका बुखार, याद रखो, मैं बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर तुम्हें बता रहा हूं एक बात, गोल्डन रूल याद रखो अपने लिए, घर वालों के लिए, फ्री की एडवाइस है, वैसे फ्री की बनती नहीं, इसके लिए अलग से चार्ज होना चाहिए। याद रखो, गोल्डन रूल बना लो, घर में किसी को बुखार आ जाए और 1 दिन से ज्यादा बुखार रह जाए, व्हेन एनीबडी, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, अगर बुखार आ जाए, फीवर आ जाए, और वो फीवर 1 दिन से ज्यादा रिलैप्स कर जाए, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज डू अ ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट फॉर मलेरियल पैरासाइट, फॉर डेंगी वायरस। यू कैन नॉट वेट कि अभी एंटीबायोटिक ले लेते हैं खुद ही ठीक हो जाएगा, नहीं। क्यों? क्योंकि अगर तुमने अर्ली ऑन उसको डायग्नोज कर लिया तो जस्ट बाय टेकिंग सिंपल मेडिकेशन यू विल बी फाइन। और अगर तुमने उसको डिले किया, जैसे नॉर्मली लोग करते हैं कि पहले 1-2 दिन कुछ करते ही नहीं है, फिर 2-4 दिन एंटीबायोटिक लेते रहते हैं, तो अगर वो मलेरिया होता है तो वो खराब हो जाता है। जब तक खराब हो गया, अब वो पता चला आईसीयू में ले जा रहे हैं, पता चला हॉस्पिटल इमरजेंसी में ले जाना पड़ रहा है। तो ये नौयत इतनी खराब क्यों हुई? क्योंकि इवेंचुअली आपने सही तरीके से अप्रोच नहीं किया डिजीज को। समझ आ रही है बात या नहीं आ रहा? सर नजला होता है छोटा सा तो, हाँ, अगर देखो, अगर आपको चेस्ट इन्फेक्शन है, आपको पता चल रहा है खांसी हो रही है या गले में दर्द हो रहा है,
या चेस्ट कंजेशन फील हो रही है, और उस वक्त अगर आपको जो है वो बुखार आ जाता है, तो डेफिनेटली यू हैव अ सॉलिड एविडेंस टू रिलेट इट टू योर चेस्ट इन्फेक्शन। लेकिन आपका अगर चेस्ट सही है एंड स्टिल यू आर हैविंग, जैसे इस वक्त कराची में बारिश हुई थी कुछ दिनों पहले, हर जगह पर पानी खड़ा हुआ था, अब बहुत ज्यादा मस्कीटोज ने ग्रो कर लिया है, तो बहुत ज्यादा कॉमन हुआ है इस वक्त जो है ना वो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। तो अब अल्टीमेटली बहुत ज्यादा पेशेंट्स अपनी तबीयत ज्यादा खराब कर लेते हैं बिकॉज दे इग्नोर देमसेल्फ, वो इग्नोर कर रहे होते हैं या गलत अप्रोच से ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, और उसकी वजह से चीजें बहुत खराब हो जाती हैं। सही है ना? अब मेरे बिल्कुल नेबर की बात बता, चलो अभी मेरे बिल्कुल नेबर में बच्चा रहता है, उनकी वालिदा की तबीयत खराब थी, उन्होंने मुझे बताया कल रात में कि अम्मी की तबीयत खराब है, क्या करें? मैंने कहा क्या हुआ है? कहने लगी सर तेज बुखार है। मैंने कहा कब से? कह रहे हैं आज दूसरा दिन है। मैंने फौरन क्या किया, मैंने कहा जाएं ये टेस्ट करा लीजिए। आज मैं सुबह कॉलेज से वापसी आया हूँ, वो मेरा वेट कर रहे थे, उन्होंने मुझे टेस्ट रिपोर्ट दिखाई, तो देखा प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होना शुरू हो गया है, डेंगू सीरोलॉजी पॉजिटिव आ गया। अब चूंकि फौरन ही पता चल गया कि डेंगू है, सेकंड डे ही पता चल गया, I have prescribed them the way of treatment and they will be inshallah very fine in 2 to 3 days. उसी जगह अगर वो 6-8 दिन वेट करते तो फिर अस्पताल ले जाना पड़ता, वहां पर इवेंचुअली जाकर फिर ठीक ठाक पैसे भरने पड़ते, और इवेंचुअली फिर लाइफ एट रिस्क भी आती। समझ आ रही बात नहीं आ रही? सो मैं बता ही रहा था कि प्रोटॉक्टिस्ट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ, बोलो, कंप्लीट सेल, विच आर मेड अप ऑफ कंप्लीट सेल। ठीक है जी? वाई देयर आर नो मलेरिया क्यूरिंग वैक्सीन? बेटा मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए देयर आर एंटी मलेरियल ड्रग्स, ठीक है? एंड दे हैव अ डाइवर्सिफाइड ग्रुप, फंजाई लाइक, प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म। और समझो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, लेकिन तुम लोगों के दिमाग में और मजा भी आएगा लेकिन सवालात भी खड़े हो जाएंगे। प्लास्मोडियम, आज देखो इंसान कितनी तरक्की कर गया है, एंटी वायरल बना रहा है, लेकिन मलेरिया से आज भी आपको छुटकारा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला पता है आपको? कि जब आपको मलेरिया का फीवर फर्स्ट टाइम आता है, फॉर एग्जाम्पल आज 4 अक्टूबर है, और लेट्स से कि किसी एक बच्चे को, काजी नकी को मलेरिया का बुखार आए, तो आपको पता है काजी आपकी बॉडी में प्लास्मोडियम आज नहीं आया, एटलीस्ट 14 डेज पहले आया होगा। मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज होता है, यानी जब आपको फीवर फर्स्ट टाइम आता है उससे कम से कम 14 दिन पहले ये ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में आया, तो मालूम हुआ 14 दिन तक आपकी बॉडी सो रही थी क्या? आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम मरा हुआ था क्या? जी नहीं, वो इम्यून सिस्टम तो जिंदा था, बट देखो बिकॉज अभी मैंने देखो कितनी बारीक पॉइंट है क्या, कि बिकॉज प्लास्मोडियम हैव सेल विच आर लाइक एनिमल्स, हमारी तरह का सेल होता है प्लास्मोडियम का। प्लास्मोडियम के जो सेल्यूलर फीचर्स होते हैं वो हमारी तरह के होते हैं, दैट इज व्हाई बॉडी इज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज प्लास्मोडियम। देखो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना, इट इज डिजाइन टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट थिंग्स। अगर बॉडी में बैक्टीरिया आता है बॉडी जल्दी पिक कर लेती है, बॉडी में अगर बैक्टीरिया आ रहा है तो बॉडी जल्दी पिक कर लेती है, क्योंकि बैक्टीरियल सेल इज अ डिफरेंट सेल कंपेयर टू आवर सेल। लेकिन बैक्टीरिया सेल की जगह अगर हमारी बॉडी में प्लास्मोडियम आए, जो एनिमल लाइक प्रोटॉक्टिस्ट है, जिसके सेल्यूलर फीचर्स एनिमल लाइक होते हैं, तो आपकी बॉडी उसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाती, एंड दैट इज व्हाई 14 डेज तक वो आराम से बॉडी में ग्रो करता रहता है। और जब आपको बहुत फीवर आता है और फिर आप मलेरिया डायग्नोज होता है और फिर आप लेते हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स, एंटीबायोटिक नहीं, एंटी मलेरियल ड्रग्स। सो दीज एंटी मलेरियल ड्रग्स आर टारगेटेड अगेंस्ट दोज प्लास्मोडियम, जो जाकर उस प्लास्मोडियम को फिर मारते हैं। इज दैट क्लियर? चलो, सीबीसी इज कंप्लीट ब्लड काउंट। तो मेरे बच्चे जस्ट कंक्लूड करते हैं, बहुत सारी अदर डिस्कशंस को इग्नोर कर देते हैं। बेटा मुझे बताएं, कम समझ आता है प्रोकैरियोटी में कौन से ऑर्गेनिज्म रखोगे? जो यूनिसेलर है, यहां पर भी यूनिसेलर, बट व्हाट इज द डिफरेंस? यहां जो ऑर्गेनिज्म है मेरे बच्चे, यहां जो ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होगा? सेल इनकम्प्लीट है। यहां के ऑर्गेनिज्म में सेल कंप्लीट है। ठीक है जी? यहाँ इनकम्प्लीट क्यों है? ना न्यूक्लियस कंप्लीट है, ना मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, और यहाँ सेल कंप्लीट है, और बड़ा डाइवर्सिफाइड ग्रुप है विच इंक्लूड फंजाई लाइक, प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? बेहतरीन हो गया मेरे बच्चे। अब 5 किंगडम थे, 3 नहीं थे, ये 2 आपने कर लिए। लेट्स डू दीज 3 टुगेदर, लेट्स डू दीज 3 टुगेदर। कंपैरिजन में करूंगा तो समझना आसान होगा। लेट्स डू दीज 3 टुगेदर। तो अब आप हेडिंग बनाएंगे, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटाई और प्लांटी,
and kingdom Animalia. यानी ये जानना जरूरी है कि भाई कौन से ऑर्गेनिज्म को आप प्लांट कहोगे, कौन से ऑर्गेनिज्म को आप कहोगे कि ये एनिमल है, और कौन से ऑर्गेनिज्म को आप कहोगे कि ये फंजाई है। ठीक है बेटा, आइए डिस्कस करते हैं। हो बेटा, पहला फीचर जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि एनिमल होने के लिए, प्लांट होने के लिए, फंजाई होने के लिए पहली कंडीशन क्या है? देखो पहले क्या था? सेल ही नहीं था। वायरस में हमने क्या कहा? देयर आर नो सेल्स, सेल ही नहीं है। फिर यहां पर एक सेल था, इनकम्प्लीट था, यहां एक सेल हुआ, कंप्लीट हो गया। अब डेवलपमेंट का तकादा क्या है कि अब क्या हो जाए ऑर्गेनिजम्स? बोलो बेटा, मल्टी सेलर। तो एनिमल हो, फंजाई हो या प्लांट हो, ऑल दीज आर, बोलो बेटा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। किसका क्या मतलब है मल्टी सेलुलर का? कि दीज ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? ये सेल्स कंप्लीट होंगे, इनकम्प्लीट होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे, यूकैरियोटिक होंगे? बेटा प्रोकैरियोटिक होंगे, यूकैरियोटिक होंगे? ऑब्वियसली यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्यों होंगे भाई? ऑब्वियसली क्या होंगे? यूकैरियोटिक के सेल एक से ज्यादा भी हैं और कंप्लीट भी हैं, एक से ज्यादा भी हैं और कंप्लीट भी हैं। अब आप कहें सर यहां तक तो सब सिमिलर हो गया, ये भी मल्टी, ये भी मल्टी, ये भी यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, तो ये तो तीनों सेम हो रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है आए समझते हैं। मेरे बच्चे पहला डिफरेंस समझाता हूं, उसको समझने के लिए पहले जनरल साइंस याद करो। जनरल साइंस में आपने पढ़ा था बच्चों कि देयर आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी गिजा, अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं। पढ़ा है आपने जनरल साइंस में कि देयर आर ऑर्गेनिजम्स जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, एंड सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। But there are other group of organisms which are dependent upon other organisms for near nutrition, and those organisms were called heterotrophs और heterotrophs। याद आया? ऑटोट्रॉफ कौन है? जो ऑटोमेटिकली अपना खाना खुद तैयार करते हैं। और हेट्रोट्रॉफ कौन है? जो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते, रादर दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। जैसे हम लोग क्या करते हैं? वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर आवर फूड, वी डिपेंड ऑन प्लांट्स, वी डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स। जबकि जो प्लांट है दैट इज एन ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी न्यूट्रिशन को खुद ही प्रिपेयर कर लेता है। तो मेरे बच्चे, व्हाट डू यू थिंक द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज दैट फंजाई आर heterotrophs or heterotrophs, which means that they are not capable of manufacturing their food themselves, rather they depend on other organisms. And however, plant कैसे होंगे बेटा? Plants are, yes please, autotrophs. Plants are autotrophs and animals are also heterotrophs. तो पहला डिफरेंशिएटिंग फीचर क्या आ रहा है मेरे बच्चे समझने? कि फंजाई और एनिमल यहां पर भी सिमिलर हैं। एनिमल भी अपनी फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, और प्लांट भी अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। सॉरी, फंजाई भी अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। हाउएवर प्लांट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। यस और नो? यस और नो बेटा? ओके। अब क्या एक ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट में जिसको क्या कहते हैं? हम पढ़ कर आए पीछे, क्लोरोफिल। तो प्लांट होने के लिए अगला कैरेक्टर क्या जरूरी है? क्लोरोफिल का होना। तो हम कहते हैं दे आर क्लोरोफिलस। क्या एनिमल में क्लोरोफिल होता है? क्या एनिमल्स ग्रीन होते हैं? नहीं होते। तो दे आर नॉन क्लोरोफिलस। और फंजाई, फंजाई देखा है तुम लोगों ने? क्या तुमने फंजाई देखा है? वो ब्रेड मोल्ड देखा है? ब्रेड मोल्ड, या राइस में जो राइस में जो वेब आ जाता है, दैट इज ऑल्सो फंजाई। या तुम्हारे सरों में जो डैंड्रफ है, दैट इज ऑल्सो फंजाई। क्या वो सरों में जो डैंड्रफ है वो ग्रीन कलर की होती है? या जो ब्रेड पे मोल्ड है वो ग्रीन कलर का होता है? बोलो बेटा। नो? यस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फंजाई और ऑल्सो नॉन क्लोरोफिलस। और तुम खुद सोचो, अगर क्लोरोफिल होता तो ये तो खुद ही
खुद ही अपना फूड तैयार कर लेते हैं। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर यहां तक तो एनिमल और फंजाई साथ साथ चल रहे हैं, एनिमल और फंजाई की फीचर्स बिल्कुल मैचिंग चल रहे हैं, प्लांट तो अलग हो गया, समझ आ गया हमें। तो अब आ जाए प्लांट, एनिमल और फंजाई को अलग करने का टाइम आ गया। ठीक है क्या मेरे बच्चे? फंजाई की जो बॉडी होती है ना, समझो फंजाई और डिपेंडेंट और अदर ऑर्गेनिज्म, तो फंजाई की जो बॉडी होती है वो थ्रेडेड बॉडी होती है। एंड फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पीस ऑफ ब्रेड, this is a piece of bread. So how do fungi grow? That they inject their thread, they inject their thread in the bread and they absorb, they suck in the nutrients from the bread. समझ रहे मेरे बच्चे क्या कहा मैंने? मेरे बच्चे अगर वो ग्रीन हो गई ना आयशा, अगर वो ग्रीन हो रही है इसका मतलब है उसमें एल्गी भी ग्रो कर रही है, फंजाई इटसेल्फ इज नॉट ग्रीन। ठीक है, तो समझना बेटा फंजाई का न्यूट्रिशन लेने का तरीका क्या है कि फंजाई की जो बॉडी होती है वो थ्रेडेड होती है, जिसे हाइफी कहते हैं आप, हाइफी। तो फंजाई क्या करते हैं, अपने थ्रेड्स को अपने होस्ट में इंसर्ट कर देते हैं और वहां से स्लोली न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो फंजाई फीड बाय, फंजाई फीड बाय विच मेथड बेटा? एब्जॉर्प्शन। फंजाई क्या करते हैं, दे फीड बाय एब्जॉर्प्शन। जबकि प्लांट कैसे फीड करते हैं? प्लांट कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं अपनी फीडिंग के लिए? फोटो सिंथेसिस। प्लांट यूजेस विच प्रोसेस बेटा? फोटो सिंथेसिस। और हम एनिमल्स कैसे फीड करते हैं? तो बेटा वी फीड बाय इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है? मुंह से खाना। एनिमल क्या करता है, जितने भी एनिमल्स हैं अल्लाह ताला ने उनको माउथ दिया है, मुंह दिया है, एंड दे यूज देयर माउथ फॉर देयर फीडिंग। तो यहां पर आने के बाद हमें नजर आया कि एनिमल और फंजाई क्या हो गए, अलग हो गए। क्या एनिमल ऐसा है कि जनाब अली फॉर एग्जांपल ईमान शुएब फातिमा से गले लग जाए और सारी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लें, हैं? या फातिमा जो है वो अल्लाह भला करे अपनी किसी बेस्ट फ्रेंड से या अपनी दुश्मन से गले लग जाए और सारी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर ले? ये कोई साइंटिफिक हॉरर मूवी तो चल नहीं रही है। तो एनिमल्स कैन नॉट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, रादर दे फीड बाय इंजेशन। उनको अल्लाह ने मुंह दिया है और वो मुंह से खाते हैं। ठीक है जी, जबकि फंजाई जो होते हैं ये एब्जॉर्प्शन करके खाते हैं। अच्छा, सिर्फ यहीं पर बात खत्म नहीं होती मेरे बच्चे, मेरे बच्चों क्या फंजाई में सेल वॉल होती है? मैं आपको चैप्टर 1 पढ़ा चुका हूं, प्लीज गलत जवाब मत देना। क्या फंजाई में सेल वॉल होती है? यस, वेरी गुड। ये जो नो जवाब दे रहे हैं इसका मतलब है या तो मुझसे पढ़ा नहीं है या भूल गए। हमने आपका कॉन्सेप्ट करेक्ट किया था, याद है चैप्टर 1 में मैंने आपको बताया था कि एक बड़ा मिसकंसेप्शन है ओ लेवल्स के बच्चों के दिमाग में कि सेल वॉल प्लांट में होती है और सेलुलोज से बनी होती है। मैंने तुम्हें उसको करेक्ट किया था कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन एवरी सेल एक्सेप्ट एनिमल सेल। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन एवरी सेल एक्सेप्ट एनिमल सेल। सिर्फ एनिमल सेल में नहीं होती, बाकी सब में होती है। बैक्टीरिया में भी होती है, फंजाई में भी होती है, प्लांट में भी होती है। तो यस दे हैव सेल वॉल। और किससे बनी होती है सेल वॉल? क्या सेलुलोज से बनी होती है? नहीं नहीं नहीं, मेड अप ऑफ, वेरी गुड बोलो, अ केमिकल कॉल्ड चिटिन और काइटिन। ये जो सेलुलोज का रट्टा लगाया हुआ है वो प्लांट के लिए है। तो प्लांट में हम क्या लिखेंगे? प्लांट में हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। और क्या एनिमल में सेल वॉल होती है? एनिमल में सेल वॉल होती है? अभी तो बताया कि एनिमल में सेल वॉल नहीं होती। तो अब देखो मैंने तो तुम्हें पॉइंट वाइज लिखवा दिया, अब गौर करो अगर इसे पैराग्राफ में डिस्क्राइब करना हो। अब देखो मैं तुम्हें पैराग्राफ वाले स्टाइल में पढ़कर बताता हूं कि किंगडम फंजाई को कैसे डिस्क्राइब करोगे। आप बोलोगे दिस किंगडम इंक्लूड्स all the multicellular eukaryotic heterotrophic non-chlorophyllous organisms which feed by absorption and have cell wall made up of chitin। किंगडम प्लांटी को कैसे डिस्क्राइब करोगे? दिस किंगडम इंक्लूड्स ऑल दी मल्टीसेलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रोपिक क्लोरोफिलस ऑर्गेनिजम्स व्हिच फीड बाय फोटोसिंथेसिस एंड हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। एनिमेलिया को कैसे डिस्क्राइब करोगे? दिस किंगडम इंक्लूड्स ऑल दी मल्टीसेलर यूकैरियोटिक हेटरोट्रोपिक नॉन क्लोरोफिलस ऑर्गेनिजम्स व्हिच फीड बाय इंजेक्शन एंड does not possess cell wall। Is that clear? Is that clear? तो एनिमल और प्लांट के डिफरेंस समझ आए या नहीं आए? एनिमल और प्लांट मेजरली डिफरेंस डिफरेंस शो कर रहे हैं यहां पर।
फंजाई और एनिमल मेजरली डिफरेंस शो कर रहे हैं यहां पर। अच्छा, एक और बात आपको समझनी पड़ेगी। आपको देखो, एक और पॉइंट मैं आपके दिमाग में जो है ना इनिशिएट करता हूं, जो आप गौर नहीं कर रहे, कि आप अगर एक आम आदमी से पूछो कि प्लांट क्या होता है, तो वो बोलेगा जो ग्रीन हो, जिसके पत्ते हो, लीव्स हो, रूट्स हो। लेकिन आप जरा गौर से देखो, क्या प्लांट होने के लिए कहीं पर भी हमने रूट होना, लीफ होना, स्टेम होना कंडीशन लिखी है? नहीं लिखी। मालूम हुआ प्लांट को प्लांट कहने के लिए लीफ हो ना हो, रूट हो ना हो, स्टेम हो ना हो, वो क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया ये है, क्राइटेरिया ये है कि जिस ऑर्गेनिज्म में ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा, आप उसे प्लांट कह दोगे। नहीं बेटा, एल नहीं है ना बेटा। एल्गी तो बेटा अभी तो बताया था, एल्गी यूनिसेलर होता है। चंदा क्या कर रहे हो? एल्गी यूनिसेलर है तो प्लांट कैसे कहलाएगा? प्लांट होने के लिए मल्टीसेलर होना पड़ेगा। सर, isn't there a difference between a difference of size between ये वो तो साइज का तो एक ऐसा डिफरेंस है ना जो मतलब बहुत ही जनरलाइज डिफरेंस है। सर, रूट हेयर सेल डज नॉट हैव अ क्लोरोफिल सो इट डज। नहीं मेरे बच्चे, नहीं नहीं, ये आप प्लांट एज एन ऑर्गेनिज्म देखो, आप सेल को थोड़ी डिस्क्राइब कर रहे हो, आप ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब कर रहे हो बच्चे। ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब कर रहे हो जैन। तो ऑर्गेनिज्म में तो क्लोरोफिल पाया गया है ना, अब वो किसी सेल में नहीं है तो दैट्स ओके। तो मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों, ये हुए हमारे 5 किंगडम। अब क्या चैप्टर हमारा खत्म हो गया? नहीं बेटा, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, बल्कि चैप्टर का असल टॉपिक तो अब शुरू हुआ है। क्या? लेट मी गिव यू द फॉरवर्ड लेआउट ऑफ द चैप्टर। ठीक है मेरे बच्चे, अब हमने अभी क्या किया, ब्रीफली डिस्कस किया प्रोकैरियोटी, प्रोटोक्टिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल। नाउ एज पर योर सिलेबस गाइडलाइन, वी हैव टू डिस्कस दीज 2 किंगडम्स इन फर्दर डिटेल। हमें एनिमल और प्लांट के फर्दर डिटेल्स को डिस्कस करना है। तो लेट मी गिव यू द लेआउट, क्योंकि यही वो सबसे ज्यादा ट्रिकी पार्ट आ गया है, जो मैं तुम्हें इंशाल्लाह अच्छे से रटवा दूंगा, बस तुमने क्लास में अटेंटिव रहना है। तो लेट मी गिव यू द हेडिंग नाउ, किंगडम एनिमेलिया। हमने एनिमल और प्लांट की कुछ फर्दर डिटेल्स पढ़नी है, और मैं अभी उसका आपको सिर्फ लेआउट दूंगा। ये लेआउट देने का मकसद ये है ताकि फिर मैं इसी लेआउट के अकॉर्डिंग आपको ये कंप्लीट कराऊं, तो आपको भी पता हो और सर्टेनिटी हो कि यार ये क्या पढ़ रहे हैं, और इसके बाद क्या आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, और कब खत्म होगा। तो ठीक है बेटा, तो एनिमेलिया से बात शुरू करते हैं। बेटा, एनिमल्स के अंदर फर्दर 2 ग्रुप्स हैं। Kingdom Animalia is further divided into 2 phylum, which are phylum number 1, Vertebrata, and phylum Invertebrata. Phylum Vertebrata and phylum Invertebrata. What is this Vertebrata and Invertebrata? मेरे बच्चे, those animals who have got backbone, also called as vertebral column. वर्टिब्रल कॉलम किसको कहते हैं? बैकबोन को, रीढ़ की हड्डी। जिन ऑर्गेनिजम्स में बैकबोन मौजूद है, दे आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। और जिनमें बैकबोन नहीं है, उनको आप क्या कहते हैं? इनवर्टिब्रेट। जैसे क्या हमारे पास स्पाइन है? यस, स्पाइन कह लो। हमारे पास स्पाइन है, वर्टिब्रल कॉलम है, यस। क्या शेर, बिल्ली, कुत्ते के पास है? बिल्कुल है। क्या फिश में होती है? फिश में देखिए ना आपने, हड्डी होती है सेंटर वाली। मछली खाते हो, भी सर्दियां आने वाली हैं, मछली नोच नोच के, वर्टिब्रल कॉलम है। तो ये सारे वर्टिब्रल कॉलम वाले एनिमल्स हैं। लेकिन अगर उसकी जगह मैं आपसे बात करूं कॉकरोच की, तो क्या कॉकरोच में वर्टिब्रल कॉलम होती है? या बटरफ्लाई की वर्टिब्रल कॉलम होती है? या लीच की, या अर्थवॉर्म की, या जो है ना वो रिंग वॉर्म की, क्या वर्टिब्रल कॉलम? नहीं। तो दोज बिलोंग टू, बोलो बच्चे, इनवर्टिब्रेट्स। जी बेटा, दोज बिलोंग्स टू इनवर्टिब्रेट्स। अब हमने क्या यही पढ़ना था, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट क्या होते हैं? नहीं नहीं बेटा, वर्टिब्रेट्स के अंदर 5 क्लासेस आती हैं। वर्टिब्रेट्स के अंदर 5 क्लासेस आती हैं, और हमने पांचों पढ़नी है। स्टार्टिंग विद क्लास Pisces, which is class of fishes. Number 2, class Amphibia, which is class of frogs. Number 3, class Reptilia, which is class of reptiles. Number 4, class
Aves, aves, which is class of birds. And number 5, class Mammalia, which is class of humans or mammals. Yes, spices, Pisces. ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स के अंदर वी आर सपोज टू डिस्कस, बेटा बोलो, दीज 5 ग्रुप्स, ठीक है, एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। और फिर आ जाए इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। तो बेटा इनवर्टिब्रेट के अंदर आपके लिए गुड न्यूज दे दूं, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर 33 क्लासेस होती। कितनी क्लासेस है भाई साहब? 33। ओए होए 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 होए, 33 क्लासेस हैं। और 33 क्लासेस में अब डरो नहीं, सिर्फ एक पढ़नी है हमने, विच इज क्लास आर्थ्रोपोडा। हमने आउट ऑफ 33 सिर्फ एक पढ़नी है, दैट इज क्लास आर्थ्रोपोडा। क्लास आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा जो सबसे बड़ा ग्रुप है। और आर्थ्रोपोडा के अंदर फर्दर 4 सब ग्रुप है। ये फ्लो चार्ट काम आएगा बेटा, ये फ्लो चार्ट दे रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे ताकि डिस्ट्रीब्यूशन तो पता हो। बेटा आर्थ्रोपोडा के अंदर हमने पढ़ना है सीमा। किसको पढ़ना है? आर्थ्रोपोडा के अंदर ना मेरी मां ना तेरी मां, सीमा। आर्थ्रोपोडा के अंदर हमने पढ़ना है सीमा। क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट्स, myriapods and arachnids। तो ये है हमारे चैप्टर का आगे लेआउट, फॉरवर्ड लेआउट कि जनाबे आली क्या है। तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर वी आर सपोज टू डिस्कस दिस एंड दिस, एंड देन इट विल कम डाउन टू किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी के अंदर इतना लंबा डिस्कशन नहीं है, इतना लंबा नहीं है जितना एनिमल के अंदर है, लेकिन बहरहाल है। So this would be topic forward, inshallah, in the next session. Now I'll answer your questions. So जिनको questions पूछने हैं, now you can raise your hands so that I can unmute you and you can ask questions one by one. Starting with Iman Shoaib. Yes, Iman. सर आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी सर, मैं 4-5 क्वेश्चन है। फर्स्टली आई वांटेड टू आस्क आईफोन क्यों फेवर होता है एनिमे करती बेटा ईमान आपकी आवाज बहुत ज्यादा जो है ना आ रही है और जा रही है। आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली। ओह, इज इट फाइन नाउ? यस, प्लीज से अगेन। जी, आई वाज आस्किंग कि टाइफाइड में जो हमें फीवर होता है जो सिर्फ शाम में चढ़ता है एंड देन इन द डे देयर इज नो फीवर, तो वो क्या है? इज इट अ वायरल, इज इट अ बैक्टीरिया? Typhoid is a bacterial infection. I have already given this answer when I was explaining. Typhoid is a bacterial infection. It's not viral. ओह, और सर आजकल हम लोग क्लास में फर्मेंटेशन पढ़ रहे थे, तो उसमें मेरी टीचर ने कहा दैट यीस्ट वाज अ बैक्टीरिया एंड इट ग्रोज बाय बाइनरी फिजन। बेटा टीचर से मिस्टेक हुई होगी, यीस्ट इज नॉट अ बैक्टीरिया। टीचर ने गलती से कह दिया होगा, कभी कभी गलती से भी कुछ बात निकल जाती है। आप रिकन्फर्म कर लीजिएगा, यीस्ट इज नॉट अ बैक्टीरिया। ओके। आपकी आवाज फिर गायब हो गई है ईमान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बाय गानिम जुबैर। यस गानिम। यस गानिम जुबैर। Sir, I had a few यस questions. Sir, firstly, are viruses only pathogens? यस, दे आर ओनली पैथोजेंस। So, sir, like if there's like we get a question regarding combined properties of viruses, so can we write that they're mainly pathogens? They are mainly pathogens. They are mainly parasites. The correct word we use for viruses, they are obligate parasites, and all the viruses are known to cause certain problems in the host cell. So yes, they are parasites, and that could be counted as one of the characters. Okay, sir. Sir, another question, that there are some species of plants which are practically heterotrophic and like feeds on insects, right? नो, मैं लेट मी So, करेक्ट, बस आपका क्वेश्चन समझ गया हूं मैं। आप इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की बात कर रही हैं, आपको उसका आधा कॉन्सेप्ट पता है। दे आर केपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, सो दे आर मेकिंग देयर फूड बाय देमसेल्व्स,
but they are growing in a soil which is nitrogen deficient. So just to complete the nitrogen deficiency, they feed on insects. So they are Oh, not fully dependent. They are green. They are capable of synthesizing food. Them glucose वो खुद synthesize करते हैं, lipids वो खुद synthesize करते हैं, but they grow in a soil which is nitrogen deficient. So to just absorb the nutrition of nitrogen for making amino acids, they use insects. ठीक है? So no, they okay, are not in that regard. They can be called heterotroph, but actually they are autotroph because they are doing photosynthesis. yes, sir. Sir, another thing that practically, Hmm. sir, what have you written in the class of birds? Airs? Aves, aves, aves. Aves is the Latin word used for birds. Okay, sir. Thank you. You're welcome. Yes, Yusuf Salman, your turn finally. Yusuf Salman. सर मेरा पहला ही सवाल ये था कि वायरस के हवाले से था कि वायरस जी की एक वैक्सीन प्रोड्यूस करने में सर इतना टाइम क्यों लगता है अगर इतना देखो, सिंपल स्ट्रक्चर है वायरस का तो। नहीं 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 नहीं, असल में देखो, ये जो हमने सिर्फ वही स्ट्रक्चर पढ़ा ना जो तुम्हारे सिलेबस में जिक्र हो रहा है। सो वायरस है। अब जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, चलो बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया तुमने। असल में जो हमने ये कहा ना, प्रोटीन कोड है वायरस का, ये प्रोटीन कोड है। तो हमने तो प्रोटीन कोड पढ़ लिया, लेकिन जब आप आगे जाके वायरोलॉजी पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि प्रोटीन कोड के ऊपर मिलियंस ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे एग पे होते हैं ना वैसे। तो ये रिसेप्टर्स बड़े चैलेंजिंग होते हैं कि कौन सी मेडिसिन ऐसी है जो इन रिसेप्टर्स को टारगेट करे और वायरस के अंदर घुस के उसको डिस्ट्रॉय करे। So it's not that simple. Obviously, as a raw concept that they are made up of protein code, but the protein code is not simple. It's very complicated, and that is why it's very difficult to crack that protein code. And by the time जब तक हम उस प्रोटीन कोड को क्रैक करके अंदर उसके वायरस के डीएनए को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, तब तक वायरस नहीं मरेगा। सो इट्स नॉट इजी, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू रिसर्च कौन सी रिसेप्टर्स के थ्रू हम एंटर हों और कौन से ड्रग्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और फिर वो ऐसे रिस्पॉन्ड करेंगे वो आपकी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, सिर्फ वायरस को पहुंचाए। ठीक है ना? ओके सर। सर मेरा एक और सवाल था, थोड़ा ऑफ टॉपिक जी है। जी बोलो। मैं ये बोलो पूछ बोलो। रहा था कि जो हमारे अंदर टेल बोन होती है, अगर मैंने सुना था कि अगर उसको डिस्ट्रॉय नहीं होती, कुछ भी नहीं होता ना, वो डिकम्पोज होती है तो सर, और उसके अंदर सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है तो ये बात ट्रू है? नहीं बेटा, आप स्पाइनल कॉर्ड और टेल बोन को कंफ्यूज कर रहे हैं। टेल बोन के अंदर तो कुछ भी नहीं होता। टेल बोन इज जस्ट लाइक अ बोन। टेल बोन इज यानी जो जो बाकी ऑर्गेनिज्म में जिनमें टेल है ना, उनमें 5 हड्डियां होती हैं जिनको कॉकिक्स बोन कहते हैं। तो हमारे अंदर वो पांचों हड्डियां मौजूद है, लेकिन वो फ्यूज हो गई हैं। अगर वो अलग अलग होती तो हमारी भी दो होती। ठीक है, वो फ्यूज हो गई, तो दे आर जस्ट लाइक अ बोनी स्ट्रक्चर। स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, वर्टिब्रल कॉलम हड्डी का नाम है, और इस वर्टिब्रल कॉलम के पीछे स्पाइनल कॉर्ड चल रहा है। बहुत सारे बच्चे स्पाइनल कॉर्ड को, बहुत सारे मेरे टीचर्स भी देखे हैं जो स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम को सेम समझते हैं। नो, दे आर डिफरेंट। सो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या जेनेटिक कंट्रोल तो स्पाइनल कॉर्ड के पास है, एंड स्पाइनल कॉर्ड कॉकिक्स तक आती ही नहीं है, तो दैट्स नॉट करेक्ट। ओके सर। You're welcome. Next question by Aisha Faisal. Yes, Aisha Faisal, your turn, beta. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम आयशा। सर वो जो आपने किंगडम फंजाई में फीड बाय एब्जॉर्प्शन समझाया ना, वो एक दफा फिर से समझा दें। देखो, फंजाई हेटेरोट्रॉफ है, तो जाहिर है दूसरे ऑर्गेनिज्म से पे डिपेंड करेंगे, तो अभी खाना कैसे खाएंगे, कैसे फीड करेंगे? तो फंजाई का मुंह नहीं होता, फंजाई की बॉडी पूरी थ्रेडेड होती है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, अपनी इस थ्रेड को ना, जो भी इनका होस्ट है उसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, और दे वर्क लाइक स्ट्रॉ। ठीक है, इट वर्क लाइक स्ट्रॉ, एंड स्लोली उसमें से न्यूट्रिशन को क्या करते जाते हैं, एब्जॉर्ब। इसीलिए देखो, जिन स्किन पे डैंड्रफ होती है, जिन स्कैल्प पे डैंड्रफ होती है, तो डैंड्रफ वाला स्कैल्प और ड्राई होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि डैंड्रफ इज ऑल्सो अ फंजाई। वो आपके स्कैल्प में जब ग्रो कर रही होती है ना, तो आपके स्कैल्प में जो सुपरफिशियल न्यूट्रिशन है वो कंटिन्यूसली उसे वो सक करती चली जाती है, एब्जॉर्ब करती चली जाती है, जिससे आपका स्कैल्प और ज्यादा ड्राई होता चला जाता है। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय फीड बाय एब्जॉर्प्शन। Yes, is that clear, Aisha Faisal? Next question, Aisha. Aisha, Aisha, I cannot. Oh, मैंने अभी तो आपको कहा बेटा। Okay, okay. Now you can unmute again. हेलो जी बेटा आयशा, am I clear to सर, मैं you? ये कह रही थी फिर, यस यस,
मैं ये कह रही थी फिर वो स्कैल्प में जो है फंजाई आ कैसे जाता है? बेटा फंजाई को ग्रो करने के लिए जो देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रो, अब ये तो एक अलग, शायद मेरे ख्याल है किसी पॉइंट पर हम लोग ये डिस्कशन आपके ग्रुप में भी कर चुके हैं पहले, या अगर नहीं किए हैं, मैं मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है किए, जहां पर मैंने समझाया था कि डैंड्रफ क्यों होती है। तो फंजाई की ग्रोथ के लिए ना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मॉइस्चर। तो जब आपके बालों में मॉइस्चर ट्रैप रहता है तो हवा में ना फंजाई के स्पोर्स होते हैं, तो वो हवा में से फंजाई के स्पोर्स डस्ट के साथ आपके बालों में आ जाते हैं। और अगर आपके बाल में पसीना निकल रहा है या आप नहा के बालों को प्रॉपरली ड्राई नहीं कर रहे, तो फिर वो मॉइस्चर ट्रैप रह जाता है और वो फंजाई की ग्रोथ के लिए आइडियल कंडीशंस होती हैं, तो वहां से फिर फंजाई ग्रो करता है। ठीक है, इज दैट क्लियर आयशा? कहाँ चली जाती हो बार बार यार तुम, आयशा? सर वो करने का मसला हो रहा था। अच्छा, बात और सर समझाइए। जी जी बोलो। चैप्टर समझ में आ गया मुझे। वो जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आपने करवाए थे ना, उसके आपने पास्ट पेपर्स हमें नहीं करवाए क्लास में, तो उसके हैं बेटा या मैंने नहीं? आपको बताया था कि नहीं, मैंने आपको बताया था कि शायद या हो सकता है मैं बताना भूल गया हूँ। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के पास पेपर की सेशन की रिकॉर्डेड वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाली थी और कहा था कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो रेफर टू दैट वीडियो, ताकि आपको, क्योंकि बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। मैं जिस ग्रुप को कराए भी थे ना, तो वो सारे फिर मैंने ही करा दिए थे, फिर उनके पास वर्कशीट ही नहीं थी करने के लिए। दे आर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, so you can refer to that video on my YouTube channel. Just write Dr. Noor Mohammed and आप you will find the वर्कशीट video. सेंड कर सकते हैं ताकि वर्कशीट हम तो लोग बेटा प्रैक्टिस बिल्कुल, वर्कशीट तो आई गेस आपको शायद दी गई होगी, और अगर नहीं दी गई है तो मैं दोबारा करें। भेज देता हूँ। ठीक है जी भेज दें जी। दोबारा प्लीज। ओके, ओके, थैंक यू। यस फातिमा, फातिमा, यस योर टर्न बेटा, फातिमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, मेरे पास 4 सवाल हैं। फिर मेरा पहला ही अरे बाप, सवाल ये है पूछो कि पूछो। आपने अभी बोला कि जो जो लोग जिनको मलेरिया हो जाता है उनको पता तो नहीं चलता ऑफ कोर्स, और वो पहले 2-3 दिन एंटीबायोटिक लेते हैं। तो सर जिन जो एंटीबायोटिक लेके सही हो जाते हैं बट आफ्टर अगेन 5 to 6 days बाद फिर क्या होता है? नहीं बेटा, अगर एंटीबायोटिक लेके ठीक हो गए हैं उसका मतलब मलेरिया नहीं होगा ना, क्योंकि अगर अगर वो ठीक हो गए हैं तो उसका मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा जो ठीक हो गया। और अगर ठीक हो गया फिर 6-7 दिन बाद दोबारा क्यों बीमार पड़े? इसका अगर 6-7 दिन बाद लेकिन दोबारा जैसे बीमार पड़े, मेरे अभी छोटे भाई अगर को हुआ था ना, तो फिर उसको हमने हम्म एंटीबायोटिक दी थी, लेकिन अब वापस से 2-3 दिन बाद उसको वापस से हो गया। तो अब अभी तक है, अभी तक। तो फिर नहीं बच्चे, क्योंकि तो उसका डायग्नोसिस नहीं हुआ, उसको मलेरिया हुआ है। नहीं नहीं सर, लेकिन उसको ना उसका वैसे सही हो गया था जब हमने उसको एंटीबायोटिक नहीं लिया, क्या हमने हुआ हुआ फार्मेसी से ली उसको, थी। क्या हुआ हुआ था, क्या हुआ था उसको, ये सर बताओ ना मुझे। वो स्कूल गया था, एक तो स्कूल शुरू हुआ था, नहीं एक ही दिन गया वो और उसके बाद उसको फीवर हो उसको गया। और उसका प्रॉब्लम क्या डायग्नोज हुआ था, क्या कोई डायग्नोसिस हुआ था कि ये इस वजह से फीवर आया उसको? नहीं नहीं सर, वो स्कूल गया था और उसके बाद उसको फीवर चढ़ गया था, दैट्स इट। और आपने विदाउट एनी कंसल्टेशन और डायग्नोसिस उसको एंटीबायोटिक शुरू करा दी और वो ठीक हो गया, उसके बाद फिर अब दोबारा बीमार हो गया, नहीं ऐसा ही नहीं, है? वो डॉक्टर के पास लेके गए थे तो उन्होंने यही कहा था कि एक वायरस फैला हुआ है, एंड दैट्स इट, जिसकी वजह से सब बीमार हो रहे हैं। तो वायरस अगर फैला हुआ था तो डॉक्टर ने एंटीबायोटिक क्यों दिया? आपने आपने उसको कहा नहीं कि एंटीबायोटिक्स आर नॉट यूज्ड टू ट्रीट वायरसेस, व्हाई आर यू नहीं, गिविंग वो सही हो एंटीबायोटिक? गया था, डॉक्टर ने कोई दूसरी दवाई दी थी, फिर उसके बाद वो वापस से बीमार हो गया जब हम लोग आए थे ना। 2-3 दिन नहीं में वो बेटा, सब अगर देखो, सही रहा अगर था। अगर 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 वायरस, अगर जो है दोबारा रिलैप्स हो गया, इसका मतलब है वो ठीक नहीं हुआ, सिम्टम्स रिलीफ हो गए, ऑर्गेनिज्म मरा नहीं। ठीक है, दैट्स द प्रॉब्लम। हम्म। शायद मैंने कल भी तुम लोगों को बताया था इस बारे में कि बार दफा क्या जी होता जी। है कि अगर आपने एक, अगर तो एक तो एक इस वक्त जो आप जो सिनेरियो बता रहे हो उससे वाज़ेह पता चल रहा है कि डॉक्टर ने एक ब्लंट, यानी जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम अप्रोच इख्तियार की कि भाई चलो एक एंटीबायोटिक दे देते हैं और उससे ठीक हो जाएगा और कुछ बेहतर। अब उसने टेस्ट नहीं कराया, कुछ भी पता नहीं है उसको, तो अब पता नहीं, इट कुड बी अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो आपने डोज, और पता नहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन था तो उसने सही एंटीबायोटिक, क्योंकि जब आप टेस्ट कराते हैं यू कंफर्म कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आप एक सर्टेन डोज की और सर्टेन टाइप की एंटीबायोटिक देते हैं जो उस तरह के बैक्टीरिया को मारने के लिए काम आएगी। अब अगर एक जनरल एंटीबायोटिक दे दी जो कि जिसने जाकर बैक्टीरिया को टेम्पररी जो है वो अनकंफर्टेबल किया और बैक्टीरियल एक्टिविटी रुक गई तो सिम्टम्स ठीक हो गए, लेकिन जैसे ही उस एंटीबायोटिक का आपने कोर्स कंप्लीट किया तो वो बैक्टीरिया मरा नहीं था तो दोबारा रिलैप्स कर गया। अब पता है इसीलिए क्या होता है, इसीलिए क्या होता है कि अगर आपके भाई को दोबारा दोबारा बुखार आएगा और एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होगा तो डॉक्टर ब्लड कल्चर ऑफर वो कराएगा कि ब्लड कल्चर कराएं और पता करें कि एग्जैक्टली कौन सा बैक्टीरिया है। जब एग्जैक्टली पता चलेगा बैक्टीरिया तो फिर
वो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक दी जाएगी जो उस बैक्टीरिया को मारे। नॉर्मली जनरल एंटीबायोटिक्स दे दी जाती हैं जो बहुत सारे बैक्टीरिया को मारती हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ढीठ होते हैं और वो नहीं मरते। जब नहीं मरते दे बिकम इनएक्टिव एंड देन दे बिकम रिएक्टिव अगेन। तो अगर आपके भाई के साथ ऐसा कोई केस हुआ है, अभी क्या भाई की तबीयत है, अभी वो उसको बुखार सर है या अभी भी नहीं है? वैसी है। पता नहीं सर, अभी भी वैसे वैसे तो सही रहता है, फिर उसके बाद तब सो के उठता है फिर वापस से, जब तक उसको मेरे एंटीबायोटिक या मेरे कोई सी भी मेडिसिन छोड़ दे। मेरे बच्चे तो इसका मतलब टेस्ट आप लोग टेस्ट नहीं कराया, कोई ब्लड टेस्ट कुछ और टेस्ट नहीं हुआ अभी तक? सर करवाया था बट रिपोर्ट सही आई थी। क्या टेस्ट कराया था? सर पता नहीं, ये तो नहीं मुझे पता, मेरे पापा और मेरी मामा ही गई थी उसको लेके। अच्छा चलो, मैं ये जो कि तुरंत गई थी। एक डिटेल क्लिनिकल प्रॉब्लम है ना, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे अलग से रब्ता करो, जो रिपोर्ट्स थे वो शेयर ओके। करो, तो मैं अपना ओपिनियन आपको दे दूंगा। अभी तो ये बहुत टाइम टेकन डिस्कशन हो जाएगा। ठीक ओके है। सर, अच्छा मेरा बस आपसे एक फेवर था सर, ये अपकमिंग थर्सडे को मेरा बायो का ना असेसमेंट है, तो सर आप हम्म। कोई आधे घंटे की क्लास कंडक्ट कर सकते हैं जिसमें आप मुझे पास्ट पेपर समझा दें। कौन से भाई, वो तो स्कूल वालों का काम है, मैं अपना काम करूंगा कि आपका काम करूंगा? जैसे मतलब मैं किस चीज का मतलब कौन से टॉपिक का सर असेसमेंट है? ये टॉपिक एक पता नहीं, मैंने देखा नहीं, मैं अभी आपको सेंड कर देती हूँ टॉपिक, बट देखो छोटे से असल में में एक मैं सेल फातिमा वाला है जो बात ये कि आपने पढ़ाया था। अच्छा, ओके, थैंक यू फॉर तो आस्किंग फॉर द फेवर। एक तो मुझे टॉपिक्स भेज देना, अगर टॉपिक्स जो हैं वो ओके। रिलेटिवली जो ऐसे हुए जो मैं मुझे लगता है कि मैं जल्दी जल्दी समझा दूंगा और जल्दी करा दूंगा, ओके। तो आई विल ट्राई टू अरेंज स्पेसिफिक टाइम फॉर यू। लेकिन चूंकि मेरी सातों दिन विदाउट एनी छुट्टी क्लासेस होती हैं, यू आर नॉट दी ओनली ओके। ग्रुप विच आई एम टीचिंग, तो हाँ मैं तुम्हें ये जरूर फेवर दूंगा कि मेरे साथ जो मेरी असिस्टेंट है नरमीन, अगर मैं खुद टाइम नहीं भी निकाल सका, तो आई विल आस्क हर टू गिव यू वन ऑन वन सेशन for that practicing or whatever. Send me the list of the topics. I'll see what I can do. I'll try to do this ताकि तुम्हारे लिए आसानी हो जाए। लेकिन अगर नहीं हुआ तो I'll make sure कि नरमीन आपके साथ वन ऑन वन सेशन करे और आपकी क्वेरीज हल करे। ठीक है? सर थैंक यू सो मच, आप यू वेलकम। लाइक आपने इतनी हेल्प की, मतलब मुझे लग रहा था बस कि ठीक है। नहीं हो सकेगा, आप वेरी अभी तो गुड, की थैंक यू सो मच। अभी तो की भी नहीं है, अभी तो करने तो दो जी।